हाँ तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आज मैं अध्याय 3 का धातु एवं अधातु पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं एक ही वीडियो में पूरा नोट्स को कवर किया हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पूरा अच्छी तरह से समझिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको फिर से देखिएगा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर के सारे डॉट्स को क्लियर किया हूँ। इस नोट्स को आप अपने मोबाइल पे पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल में, जहां से आप लोगों को पीडीएफ और फोटो के रूप में, इमेज के रूप में नोट्स मिल जाएंगे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो धातु के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो धातु के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला है धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होते हैं। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सभी धातुएं कठोर होती है। तो जितने भी सारे धातु होती है वो सभी क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन कुछ धातुएं जो कठोर नहीं होती है उसको हम अपने चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से कौन कौन धातुओं को काटा जा सकता है? सोना, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों धातुओं को क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नरम होता है। उसके बाद है आघात वर्ध्यता। आघात का मतलब होता है किसी चीज को पीटना। तो आघात वर्ध्यता, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सबसे अधिक आघात वर्ध्यता किसका होता है? सोना और चांदी का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा आघात वर्ध्यता किसका होता है? सोना और चांदी। कहने का मतलब है कि सोना और चांदी को सबसे ज्यादा पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है दूसरे धातुओं की अपेक्षा। उसके बाद आगे हमारा दिया हुआ है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तार बनाना, खींचकर। तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। उदाहरण के लिए सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, जितने भी धातु हैं सभी को हम खींच करके तार बनाया जा सकता है, तार बना सकते हैं। जैसे तांबा का तार हम वायरिंग के लिए यूज करते हैं, घर में बिजली के लिए। एल्यूमिनियम का तार भी हम बिजली के यूज करते हैं। और सोना, सोना से आभूषण बनाया जाता है। तो सबसे अधिक तन्यता किस धातु का होता है? तो देखिए आगे लिखा हुआ है सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। लगभग 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर से भी अधिक का तार हम बना सकते हैं, इतना ज्यादा तन्य होता है। उसके बाद में है आगे पॉइंट, धातु ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जितने भी सारे धातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सिल्वर, सिल्वर जिसको हिंदी में चांदी कहते हैं, और कॉपर जिसको हम लोग तांबा कहते हैं, वे सबसे अधिक सुचालक होते हैं, सबसे अच्छा सुचालक होते हैं। धातुओं का गलनांक उच्च होता है। तो ये गलनांक किसका उच्च होता है? ध्वनिक, ध्वनिक एक वर्ड आता है ध्वनिक, जिसको सोनोरस भी कहते हैं। धातुएं टकराने से आवाज उत्पन्न करती है, इसी को हम लोग सोनोरस कहते हैं या ध्वनिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्कूल का घंटी जब हम हथौड़ा से मारते हैं तो क्या होता है? आवाज उत्पन्न होता है। तो इसी को ध्वनिक के नाम से जाना जाता है। एक और नोट में लिखा हुआ है स्टूडेंट, पारा, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जितने भी सारे धातुएं हैं वो सारे के सारे कठोर होते हैं, ठीक है। लेकिन पारा जो है वो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा का यूज किसमें होता है? थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर, पारा का यूज थर्मामीटर में डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। वो क्या करता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर को मापता है और बताता है कि बुखार है या नहीं। ठीक है, अब मैं अधातुओं का भौतिक गुण को पढ़ूंगा। ए नंबर का पॉइंट है अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुओं में क्या होता है? वो जस्ट उल्टा, चमक नहीं होती है। लेकिन कुछ अधातु है जिसमें चमक होती है। तो कौन कौन है भैया? आयोडीन है, आयोडीन का जो है चमक होता है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल में, पेंसिल का लीड, पेंसिल का लीड, पेंसिल का लीड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है।
और वह क्या है, विद्युत का भी सुचालक होता है। उसके बाद है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे महत्वपूर्ण अधातु हैं जिसका यूज हर जगह पे होता है। हीरा सबसे कठोर अधातु है, यह दुनिया का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है स्टूडेंट, मैं अब आगे पढ़ाता हूं। देखिए, मैंने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों को पढ़ लिया। अब हम लोगों को रासायनिक गुणधर्म को भी पढ़ना है। तो रासायनिक गुणधर्म को जैसे पहले चैप्टर में मैं बताया हूं कि रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। रासायनिक गुणधर्म होता है कि किसी के साथ में अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाना। पहला गुणधर्म है धातुओं को वायु में दहन। ठीक है, तो धातु को जब हम वायु में दहन करते हैं या धातु को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम रख देते हैं तो क्या होता है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मिल करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो एक धातु लिए और उसको ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराएं तो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मैंने लिया है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा CuO प्राप्त होगा और ये CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। लेकिन जब उसका कलर का बात आता है, रंग रूप का बात आता है, क्योंकि जब भी अभिक्रिया होता है तो उसका रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है किसी भी पदार्थ का, तो ये क्या हो जाता है, हरा रंग का परत, हरा रंग का परत। तो कॉपर के ऊपर में हरा रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा उदाहरण लिया है Al, एल्यूमिनियम, प्लस में O2। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मैं O2 के साथ में अभिक्रिया कराऊंगा तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैंने एक और उदाहरण लिया है Mg वाला उदाहरण मैंने पहले भी चैप्टर में ले चुका हूं, याद कीजिए। ये Mg क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। उसको जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराकर उसको हम जब दहन करते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था। तो ये भी क्या है, हमारा धातुओं का वायु में दहन का उदाहरण है। मैं कुछ और पॉइंट्स को कवर कर लेता हूं जो चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो पहला है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं और पोटेशियम को K से। वायु के संपर्क में जलने लगते हैं, क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। तो ये चीज भी मैंने पहले ही बता दिया है कि धातु ऑक्साइड जितने भी हैं तो वे सारे क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। तो कुछ कुछ धातुएं ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, तो उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में एल्यूमिनियम जो है वो सबसे बेस्ट उदाहरण है। जो एल्यूमिनियम है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करता है। तो जैसे में एल्यूमिनियम हम यहाँ पे उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे Al2O3 को जब हम HCl, ठीक है, HCl के साथ, ये अम्ल है हमारा, तो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो AlCl3 ये प्राप्त होगा और साथ में जल के अणु हमारे बाहर निकलेंगे। मैंने एक और उदाहरण लिया है Al2O3 प्लस 2NaOH। तो NaOH हमारा क्षार है। अब इन दोनों को जब अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होगा, NaAlO3, यही हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है और जल के अणु हमारे क्या होंगे, निकलेंगे बाहर। अब मैं धातु के साथ जल का अभिक्रिया पढ़ता हूं। मैंने अभी तक क्या पढ़ा था, धातु के साथ में वायु का अभिक्रिया, ऑक्सीजन का अभिक्रिया। अब मैं जल के साथ अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। तो देखिए, तो जल के साथ धातुएं अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो चूंकि हमारा जल क्या है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है स्टूडेंट, तो H2O पहले जब वायु था तो वायु में सिर्फ और सिर्फ हमारा O2O होता था, लेकिन जब जल का बात हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन के भी अणु आ गए हैं।
तो जब हाइड्रोजन के भी अणु आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन गैस भी हमको मिलेगा, और ये वो जो है वो धातु के साथ में मिल जाएगा और धात्विक ऑक्साइड बना देगा। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, धातु प्लस जल। तो जब धातु जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के साथ में मिल करके धातु ऑक्साइड बना देगा, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में हमारा क्या होगा, उड़ जाएगा। मैंने नोट में लिखा है कि जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। अब मैं आगे देख लेता हूं। हाँ, तो मेरा तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, पोटेशियम तथा सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इन दोनों क्या है, सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए क्या करता है, ये अभिक्रिया बहुत जल्दी करता है ऑक्सीजन और जल के साथ। तो जब जल के साथ, ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो हमको ऊर्जा प्रदान करती है जो ऊष्मा छेपी होती है। तो चलिए मैं पोटेशियम और सोडियम दोनों को अलग अलग करके उदाहरण दे दिया हूं। तो 2K ये हमारा पोटेशियम है, इसको हम H2O जल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा KOH प्राप्त होगा, जो एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि जल हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए विलयन तैयार कर देगा KOH एक्वस फॉर्म में। प्लस में ये जो H2 हमारा बच गया हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस हमारा उत्सर्जित होगा, और इसमें क्या होगा कि ये जब अभिक्रिया करेगा तो हमको ऊष्मीय ऊर्जा देगा, इसको ऊष्मा छेपी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से सोडियम का मैं उदाहरण लिया हूं। तो सोडियम को जब जल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम के अणु ऑक्सीजन के साथ में मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जो एक्वस फॉर्म में होगा, विलयन फॉर्म में होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा और उसमें ऊर्जा भी प्राप्त होगा, जिसको ऊष्मा छेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मेरा तीसरा पॉइंट है कि जब धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है क्या होता है। तो अम्ल क्षार वाला चैप्टर में मैं धातु के साथ में अभिक्रिया बता दिया हूं, तो वही चीज यहाँ पे सेम है। जब धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण, ये लवण हर जगह पे हम लोगों को प्राप्त हो रहा था, यही चीज हमको लवण प्राप्त होगा। और उसमें जो हाइड्रोजन, अम्ल में जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया है कि अम्ल जो है उसमें H+ आयन की सांद्रता होती है। तो वही जो H+ होता है वही क्या करता है, धातु उसको विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करने के बाद लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप लोग समझ जाते हैं तो एक ही नोट्स में आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और 10th क्लास के नोट्स आप लोगों को मिलता रहे। इसके लिए मैं व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हूं जहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे मेरा है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है, वन शॉट में समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, इसको आप लोगों को बस सिर्फ रटना पड़ेगा। तो सक्रियता श्रेणी में कुछ तत्व दिए गए हैं, K का पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Fb Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी और Ag सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इतने सारे हमारे तत्व हैं। तो जो सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर में कौन है स्टूडेंट, सबसे ऊपर में हमारा पोटेशियम है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। पोटेशियम और सोडियम क्या है, ऑक्सीजन और जल के साथ में सबसे अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। इसलिए इन सारे दोनों तत्वों को क्या किया जाता है, किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, जिससे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन और जल का उपस्थिति नहीं होने के कारण उसको जलने से बचाता है। तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबा के रखते हैं, तो आप लोग यही आंसर दीजिएगा कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैं, जो कि वायु के साथ में जलने लगते हैं और आवाज बम की तरफ फटने लगते हैं। ठीक है, इससे हम लोग को नुकसान भी हो सकता है। तो इन दोनों को किरोसिन तेल में डुबा के रखना अति आवश्यक है। उसके बाद नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे उसका अभिक्रियाशील कम होते जाएगा।
सबसे अधिक धीमी गति से कौन अभिक्रिया करता है? गोल्ड। गोल्ड जो है वो हवा और पानी के साथ में अभिक्रिया न के बराबर करता है। ठीक है, इसका अभिक्रिया नगण्य होता है, अभिक्रिया नगण्य। ठीक है, इसलिए गोल्ड का जो भी आभूषण होता है वो अधिक दिनों तक हम पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका क्षय नहीं होता है। अगर हम 5 साल बाद भी हम यूज करने के बाद भी हम उसको तौलते हैं तो सेम माप आएगा। आप लोगों का गोल्ड में किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर में क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे घटतीशील अभिक्रियाशील है, और सबसे कम अभिक्रियाशील हमारा ये सारे तत्व होते हैं, इसीलिए सिल्वर का भी हमारा आभूषण बनता है। अब मेरा पांचवा पॉइंट है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। तो जो धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रियाशील करती है, कैसे अभिक्रिया करती है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो धातु एवं अधातु संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में अभिक्रिया करते हैं। इसको मैंने आगे उदाहरण के साथ में समझाया हूं, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। पहले धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। आगे मेरा एक पॉइंट और है, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। अगर एक धातु है और एक अधातु है तो दोनों को जब मिला देंगे तो एक यौगिक तैयार होगा, और जो धातु होगा वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जो अधातु होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक नया यौगिक बनाता है, उसी को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं। इस स्क्रीनशॉट के जितने भी तत्व हैं वो सारे का परमाणु संख्या और परमाणु संख्या को तोड़ने के बाद क्या क्या बनता है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं एक उदाहरण दिया हूं सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसको बांटने के लिए 2, 8, 1 इस प्रकार से घर में बांटते हैं, 2, 8, 1। ठीक है, तो इसको अष्टक क्या है? अष्टक पूरा होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है कि क्या करेगा? किसी को दे सकता है, किसी को देने की क्षमता इसमें है। तो यही क्या कर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो इसके पास 2, 8 बचेगा। उसके बाद स्टूडेंट क्लोरीन गैस हमारा क्या है? उसका 17 होता है परमाणु संख्या। अब 17 होता है तो उसको लिख सकते हैं 2, 8, 7। तो इसमें अष्टक पूरा नहीं हुआ है, इसमें क्या है? अष्टक पूरा नहीं हुआ है। जब अष्टक पूरा ही नहीं हुआ तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो ये क्या करेगा? वह धातु के साथ में अभिक्रिया करके इसका एक इलेक्ट्रॉन के अपने अंदर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसके ऊपर में ऋण आयन का इस प्रकार से साइन देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसमें हम प्लस का धनायन का साइन देते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों को इस प्रकार से साइन देना जरूरी है, तभी आप लोगों को फुल अंक प्राप्त हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से मैं समझा देता हूं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है मतलब कि धातु, उसके ऊपर में प्लस का साइन देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर में इस प्रकार से माइनस का साइन देंगे। तो इसका भी 2, 8, 8 ये कोष्टक पूरा हो गए। Na के पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा था, ये क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, और Cl का कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पहले था और एक इसको दे दिए तो 8 हो गया। तो इसीलिए इसको हम अच्छा से लिखने के लिए क्या किए कि Na और प्लस। ठीक है, कितना प्लस? 1 प्लस। तो हम 1 नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस लिखे, और क्लोरीन जो है उसमें हम माइनस लिख दिए क्योंकि ये ऋणायन ये ग्रहण करने वाला है, और इसके पास में 7 पहले से था और 1 लिया। तो इस प्रकार से Na प्लस Cl माइनस, और इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक और उदाहरण के साथ समझाया हूं, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। तो
Mg का होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, अब 12 होता है तो 2 8 10 और 2 12, इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिएगा। उसके बाद में है Mg, तो ये कितने कितने सारे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है? 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, इसका बाहरी कक्षा में 2 है। अब लेने वाला किसी हम एक अधातु को लेते हैं, तो हमारा क्लोरीन है। अब क्लोरीन को जब लेंगे तो इसके पास तो अंतिम कक्षा में कितना है? 7 है। तो 7 है तो ये क्या करेगा कि एक ही ले पाएगा, 2 तो ले नहीं पाएगा। तो 2 जब नहीं ले पाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक और क्लोरीन का आवश्यकता पड़ेगा। तो इसी प्रकार से एक और क्लोरीन लेंगे जिसमें एक ये लेगा और एक ये लेगा। हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो दोनों का 8-8 हो गया और इसका भी पूरा हो गया। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, Mg, यहाँ पे देखिए 2 प्लस लिखें। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, इसलिए हम यहाँ 1 प्लस लिखे थे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस, क्योंकि इसके पास मैग्नीशियम के पास में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा 2 प्लस हो जाएगा। अब क्लोरीन, क्लोरीन हमारा 2 है, इसलिए हम यहाँ पे Cl और ब्रैकेट के अंदर में 2 लिख दिए। ये ग्रहण करने वाला है, इसलिए क्या करेंगे, इसके ऊपर में माइनस, ये ऋणायन बनाएगा, माइनस का साइन देंगे। और देखिए इसका 7 पहले से इलेक्ट्रॉन था और 2 इससे लिया, तो दोनों एकक एकक लिया, तो ये हमारा क्लोरीन। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मैंने कुछ और चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें जो छूट गया है उसको बताता हूं, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो पहला मेरा है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये चीज मैंने पहले बता दिया है। ये क्या करता है, वायु और जल के साथ में मिलकर तेजी से फटने लगता है, तो इस प्रकार से है। अब मैं पढ़ूंगा यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब होता है यशद, यशद बोलते हैं जस्ता को, इसको जस्ता लेपन भी कह सकते हैं। जस्ता लेपन भी पूछेगा तो यही क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। लोहे एवं इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए, तो लोहा और इस्पात क्या करता है, वायु के संपर्क में और जल के संपर्क में आता है तो वह क्या करता है, ऑक्साइड बना देता है। और ऑक्साइड बनाने के बाद में वह संक्षारित होने लगता है, उसके ऊपर में जंग लगने लगता है, वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट होने से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जस्ता जस्ता जिंक की पतली परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे यशद लेपन कहते हैं। लेकिन साइकिल का फ्रेम, साइकिल का पैडल और रिम और हैंडल, ये जितने भी हैं वो व्हाइट कलर का होता है। और व्हाइट कलर का जो होता है उसमें जस्ता का लेपन नहीं, उसमें क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी पूछता है कभी कभी कि साइकिल के फ्रेम में कौन सा परत चढ़ाया जाता है, तो उसमें आप जसद लेपन नहीं मारिएगा, ठीक, उसमें क्रोमियम आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नोट में मैंने लिखा है कि जस्ते की परत को नष्ट होने के बाद भी जंग नहीं लगती है। क्यों जंग नहीं लगती है, तो इसका कारण बताए हैं, क्योंकि जिंक जो है अभी अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण लोहे को विस्थापित कर देती है और इसी कारण से जंग नहीं लगती है। तो इसको मैंने समझा देता हूं पहले। तो देखिए मेरा जिंक कहां पे है, Zn, Zn के नीचे हमारा Fe है। तो Fe जो है वह जिंक से कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक अभिक्रियाशील अधिक होने के कारण अभिक्रिया करके आयरन को वहां से विस्थापित कर देगी और विस्थापित करके जिंक का ऑक्साइड बना देगी। ठीक है, वह जिंक का यौगिक बना देगा। इसके कारण क्या होता है, हमारा जंग नहीं लगता है। आगे मैंने कुछ मिश्र धातुओं के बारे में बताया हूं जो हर वर्ष क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। तो पहला मिश्र धातु हमारा है लोहा। लोहा में जब निकेल या क्रोमियम को मिलाते हैं तो हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील किससे किससे मिलकर बनता है, लोहा प्लस निकेल या क्रोमियम। तांबा प्लस जिंक, तांबा को जिंक के साथ में हम मिला देते हैं तो पीतल हमारा बन जाता है। और इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बताए हैं पिताजी। पी का मतलब होता है पीतल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। तो तांबा और जिंक को मिलाने के बाद हमारा पीतल बनता है।
शीशा प्लस टीन, शीशा को टीन के साथ में मिला देते हैं तो सोल्डर बनता है जो वेल्डिंग में यूज होता है। अब मेरा अगला है तांबा, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन को मिलाएंगे तो हमारा कांसा बनेगा। उसके बाद एक अंतिम दिया हुआ स्टूडेंट लोहा प्लस कार्बन, तो लोहा जब हम उसको खनन करके निकालते हैं धरती के अंदर से तो वो क्या होता है, अशुद्धि बहुत ज्यादा होता है। तो लोहा अशुद्ध होने के कारण क्या होता है, उसको अगर हम किसी चीज से चोट मारते हैं तो वो भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। तो इसी को भंगुरता को बचाने के लिए, लोहा को कठोर बनाने के लिए उसमें हम कार्बन की मात्रा मिलाते हैं 0.05%। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और व्हाट्सएप चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए, नोट्स आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।